वेलकम क्लास। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का 10 सवाल देखेंगे। 10 सवाल पिछले सवाल इसमें देखे थे। अब आप सोच रहे होंगे कई दिन के बाद हमारा ये वीडियो आया है, तो हमको देखने से ये बात समझ में आ गई होगी कि पिछले 5-7 दिन में कुछ रिचुअल्स हैं जो हम लोगों का रहता है पितृपक्ष का, तो उसमें उसकी वजह से वीडियो हम न बना पाए न डाल पाए। ठीक है, चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। एक कॉइल ऑफ एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए एरिया 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो इसको तुरंत 10 की पावर -4 डाल के इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी कि 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन बाद में पढ़िए, ऐसा ही मिलाइए। एंड 10 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स जो है इसमें 10 है। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, अरे इसमें थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी। परपेंडिकुलर टू द प्लेन है यानी पैरेलल टू द एक्सिस। एरिया वेक्टर के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, मैं कई बार ये बता चुका हूँ कि एरिया वेक्टर जो होता है नॉर्मल टू द प्लेन होता है। अगर कुछ भी उसके परपेंडिकुलर हुआ, प्लेन के परपेंडिकुलर हुआ, तो एरिया वेक्टर के क्या हो जाएगा, वो पैरेलल हो जाएगा। एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 10 टू द पावर 8 गॉस पर सेकेंड। ये देखो यहाँ पर एक चीज़ दिया हुआ है, dV/dt। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन टेक्निकली जब आप समझ पा रहे हो तभी ठीक है। एक ट्रेंड पर्सन के लिए तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, लेकिन एक रॉ पर्सन के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा ये। dV/dt दिया हुआ है, वो दिया है 10 की पावर 8 गॉस पर सेकेंड। इसमें 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई करके इसको टेस्ला में कन्वर्ट कीजिए, इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला पर सेकेंड, जो कि 10 की पावर 4 टेस्ला पर सेकेंड हो जाएगा। ये कुछ ऐसा ही सब चीज़ है। द रेजिस्टेंस इन द कॉइल इज 10 ओम। इसमें रेजिस्टेंस भी दिया है कि 20 ओम है। ठीक, द करंट इन द कॉइल विल बी। तो करंट इन द कॉइल क्या होगा, इसको समझने के लिए तो पहले तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की जानकारी चाहिए। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की जानकारी के लिए लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चाहिए। तो NBA कॉस थीटा 0 डिग्री है, मत लिखिए, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाता है। तो आप पहले ये आपका NB और A है, तो अच्छा ठीक। अब देखिए यहाँ पर एक चक्कर है कि यहाँ पर आपके पास N तो है, A है, B नहीं है, dV/dt है। तो क्यों ना इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ dϕ/dt अगर आप लीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड इसमें चेंज हो रहा है जैसा कि इस क्वेश्चन में दिखा रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये N × A dV/dt क्या होगा, इसमें आ जाएगा। ठीक है, यह इसमें इसका जो क्या बोलते हैं उसका की था, वो ये ऐसा ही कुछ था कि dV/dt आ जाएगा। अब इसमें N × A dV/dt की बात करते हैं, N × N। अब सबका वैल्यू रखिए, N का वैल्यू 10, A का वैल्यू 10 की पावर -3। ठीक है, dV/dt की वैल्यू 10 की पावर 4, और ये हो जाएगा वोल्ट में। देखिए 10 की पावर 4 अब प्लस में 10 की पावर 1 5 अब माइनस 10 की पावर 2 वोल्ट, 10 की पावर 2 वोल्ट यानी 100 वोल्ट। 100 वोल्ट का इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो करंट की अगर हम बात करेंगे तो करंट इसमें वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस होगा, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ 100 का है, रेजिस्टेंस 20 का है, तो 5 एम्पियर की करंट हो जाएगी। ये एक बोर्ड का कोई स्टूडेंट होगा, उसके लगाने के लिहाज से तो ये तरीका हो गया। ठीक है ना, कोई बोर्ड का स्टूडेंट होगा तो ये तरीका होगा। अब इसी चीज़ को अगर कोई कंपटीशन में दे रहा हो तो क्या करेगा, इतना लिख, वो सीधे एरिया को तुरंत कन्वर्ट कर लेगा। 10 की पावर 10 की पावर -2 लग जाएगा, 10 की पावर -4 आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ये कैलकुलेशन ये
फर्स्ट स्टेप में ये लिखेगा, ठीक, इतना जो नोट करने की बात होगी, ठीक है। n की वैल्यू टर्म को लिख कहीं पर रफ में लिखने की जरूरत नहीं है। 10 की पावर 8 को से 10 की पावर -4 कर देंगे, 10 की पावर 4 बचेगा, ये चीज़ लिखेगा, ठीक है। और रेजिस्टेंस तो भी लिखेगा नहीं, फिर क्या करेगा, e की वैल्यू d5/dt ये डायरेक्ट कंसीडर करके यहाँ इसकी वैल्यू पुट की जाएगी, जो फास्ट फॉरवर्ड की बात करें, और तब कैलकुलेट करके देख लेगा, है ना। या फिर अगर थोड़ा सा बेहतर दिमाग चल रहा है तो जानना है कि n dv/dt और a इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है 10 की पावर 4, 10 की पावर 1 और 10 की पावर -3, तो 4 5 10 की पावर 2, यानी EMF इंड्यूस्ड EMF जो है सो 100 वोल्ट हो जाएगा। 100 वोल्ट हो जाएगा, उसमें 20 से डिवाइड करें 5 एम्पियर करंट हो जाएगा, 5 एम्पियर करंट हो जाएगा। इसको चाहा जाए तो दिमाग से भी थोड़ा सा रफ 1-2 स्टेप करके खाली ये यूनिट कन्वर्सन के लिए थोड़ा सा रफ की ज़रूरत पड़ेगी, या बहुत ज़्यादा दिमाग तेज चलता है तो उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सेलेक्ट करें हम। अब थोड़ा सेलेक्ट करना पड़ रहा है मेरे को, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, सेम पैटर्न में आ रहे हैं, तो हम क्वेश्चन को सेलेक्ट करें, ठीक है। तो एक फिगर है, इसको पॉज करके मैं बना देता हूँ ताकि इसमें बेमतलब का टाइम लैप्स होगा। बोर्ड पर फिगर अब आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ दिख रहा है, एक सॉलिडॉइड है, उसके साथ एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, इसमें एक मैग्नेट है, मैग्नेट को जो है सो इसके करीब हम लेके जा रहे हैं। ई हमारा इंड्यूस्ड EMF है, आई करंट है, क्यू चार्ज है, ऐसा कहा जा रहा है। और कहा इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, विच वन इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, विच वन इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, है ना। अगर कोई बहुत इंटेलिजेंट तर्क लॉजिक वाला कोई पर्सन होगा तो उसको सी और डी ऑप्शन देख करके ही बता देगा कि सी और डी ऑप्शन में से कोई एक है, वो ई और आई की तरफ नहीं जाएगा, ई और आई की तरफ नहीं जाएगा, वो बोल देगा कि इन्हीं दोनों में से कोई एक है। क्यों? क्योंकि एक में कह रहा है कि रिमेन सेम, एक में कह रहा है क्यू इंक्रीजेस, क्यू रिमेन सेम, क्यू इंक्रीजेस, क्यू इंक्रीजेस, तो दोनों में से कोई एक बात तो गलत होगी ही होगी। तो यहाँ कह देगा, अगर जो इसी लॉजिक की बात करता है तो फिजिक्स की बात छोड़ के लॉजिक की बात करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि सही आंसर क्या है। सही आंसर की तरफ अगर हम जाते हैं तो अगर हम फास्टर रेट से इधर इस तरफ मूव कर रहे हैं, फास्टर रेट से, तो फास्टर रेट से मूव कर रहा है मतलब कि जो जा रहे थे उसकी स्पीड को डबल कर देते हैं, v को 2v कर दे रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन है, v से 2v कर दे रहे हैं। और v से 2v करने के बाद ये जाने क्या e इंक्रीज़ करेगा, क्या i इंक्रीज़ करेगा, क्या q इंक्रीज़ करेगा, या q सेम रहेगा। तो e तो इंक्रीज़ करना ही है, क्योंकि लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स फास्टर रेट में चला जाएगा तो इंड्यूस्ड EMF भी बढ़ जाएगा। इंड्यूस्ड EMF का बढ़ने का मतलब है हमारा करंट इंड्यूस्ड भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर EMF बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। तो इन दोनों ऑप्शन की तरफ तो देखने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, और लॉजिकली ये ही दिख रहा है। अब बात आ रहा है क्यू इंक्रीज़ करेगा कि सेम रहेगा। अब बड़ा चीटी क्वेश्चन है, बहुत ही चीटी क्वेश्चन है। चीटी क्वेश्चन इस सेंस में है कि आप अगर हम लोग इसमें डायरेक्ट करंट पर रहते तो डायरेक्ट करंट की अगर हम बात करते हैं तो एक एंड से निकल के दूसरे एंड तक ज़्यादा जितना करंट पास आउट हो जाएगा उतना चार्ज पास आउट हो गया, तो दूसरे एंड पहुंचने वाले चार्ज का अमाउंट क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है, ये क्लोज सर्किट है, इसमें सिर्फ चार्ज को घुमाया जाएगा। चार्ज विल बी मोबिलाइज्ड एंड ड्यू टू मोबिलाइजेशन ऑफ द चार्ज देयर a current will be set up in the closed circuit and there will be deflection in the galvanometer। मतलब चार्ज मोबिलाइज होगा, ना चार्ज बढ़ेगा ना चार्ज घटेगा। वही चार्ज जैसे किसी एक सर्किट पाइप के अंदर, क्लोज पाइप के अंदर पानी को घुमाया जाए, तो क्या पानी वहाँ बढ़ेगा, क्या वाटर की क्वांटिटी बढ़ेगी? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। जो पानी है वो घूमने लगा, अब घुमाने का कोई जरिया होगा तो फ्लो ऑफ वाटर हो जाएगा, वाटर करंट प्रोड्यूस होगा, लेकिन क्या वाटर की क्वांटिटी बढ़ेगी? तो बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। तो एक बड़ा ही चीटी क्वेश्चन था, इसलिए हमने लिया, लेकिन क्वेश्चन में दम नहीं था। क्यू रिमेन सेम इज द करेक्ट आंसर, क्यू इंक्रीजेज इज द रॉन्ग आंसर।
Q इंक्रीजेज इन द रॉन्ग आंसर, क्योंकि चार्ज वहाँ बढ़ेगा कहाँ से आ जाएगा, चार्ज तो वहाँ सिर्फ मोबिलाइज हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। एक कॉइल हैविंग 500 स्क्वायर लूप्स each of 10 centimeter is placed normal to the magnetic flux which increases at the rate of 1 Tesla per second. The induced EMF volt is type of question, इस टाइप क्वेश्चन है। हटाइए, अब एक फिगर का क्वेश्चन है, जरा फिगर मैं पॉज करके बना दूं, उसके बाद मैं देखता हूं, है ना। बोर्ड पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन का फिगर हमने बना दिया, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन लिखा नहीं है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये एक लूप है, ओके, और कनेक्टेड है नीचे से गैल्वेनोमीटर से। एक NS मैग्नेटिक बार है, इसको ऐसा क्या किया जा रहा है, ऑसिलेट करवाया जा रहा है, करेक्ट, ऑसिलेट करवाया जा रहा है, आगे पीछे इसमें एक ऐसा ऑसिलेशन दिया जा रहा है। ठीक है, तो पूछ ये रहा है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से क्या आप ऑब्जर्व करेंगे, आपका ऑब्जर्वेशन क्या होगा इन चारों में से, क्या ऑब्जर्वेशन आप देख पाएंगे। ठीक है, एक में कह रहा है कांस्टेंट डिफ्लेक्शन होगा, सारे ऑप्शन को पहले देख लीजिए। दूसरे में कह रहा है स्मॉल डिफ्लेक्शन फॉर न्यू इक्वल टू 50 हर्ट्ज। फिर सी में कह रहा है कि ऑसिलेशन इन द गैल्वेनोमीटर फॉर न्यू इक्वल टू 1 और न्यू इक्वल टू 2 हर्ट्ज। फिर नो डिफ्लेक्शन फॉर न्यू इक्वल टू 1 और न्यू टू 2 हर्ट्ज। अब जरा सब समझिए कि कांस्टेंट डिफ्लेक्शन नहीं होगा, ये तय, कांस्टेंट डिफ्लेक्शन नहीं होगा, ये तय है, क्योंकि एन पोल जब करीब आएगा तो इसमें सामने में एन पोल का फॉर्मेशन होगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा, जब ये दूर जाने लगेगा तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्लॉकवाइज होगा करंट, एस पोल का फॉर्मेशन होगा, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट तो चेंज होगा ही होगा जब ऐसा करेंगे तो। अब देखने को मिलेगा किस सिचुएशन में, किस सिचुएशन में नहीं देखने को मिलेगा, दैट्स द क्वेश्चन। अगर आप जो है सो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से इसको ऑसिलेट कराते हैं, हर ऑप्शन पर ही देखना पड़ेगा, इसमें क्वेश्चन कुछ नहीं है। तो अगर माने 50 हर्ट्ज का मतलब 1 सेकंड में 50 बार, तो 1 सेकंड में 50 बार अगर यदि आप उसको आगे पीछे करते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसकी जो इनर्सिया यानी कि इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन है, सेल्फ इंडक्शन के कारण जो डिले होगा ईएमएफ इंड्यूस होकर के करंट जाने में, वो उसके वजह से कोई डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। ये बात थोड़ी सी ऐसी हो गई कि एक पोल को पकड़ करके आप बहुत तेज़ी से आप हिलाने की कोशिश माने आप ये करने की कोशिश करेंगे तो कॉन्स्टेंटली क्या होगा, अगर कोई इस चीज़ को 50 बार अगर आगे पीछे हो गया 1 सेकंड में, तो ऑब्जर्वर जो है सो 1 सेकंड में 10 ही इवेंट देख सकता है, 50 इवेंट तो देख ही नहीं पाएगा। होगा जरूर, लेकिन वो ऑब्जर्व नहीं होगा। ठीक है, ऑब्जर्व नहीं होगा। अब ज़्यादा तेज़ हिला रहे हैं तो हिलना तो है उसको, लेकिन वो आपका होगा नहीं, दिखेगा नहीं, दिखेगा भी नहीं। एक तो डिफ्लेक्शन भी बहुत कम होगा, जैसे वो ये बन जाएगा, तो ये दिखेगा नहीं, ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा। तो ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। अगली बात कि ऑसिलेशन इन गैल्वेनोमीटर फॉर न्यू इक्वल टू 1, हाँ देख 1 और 2 मतलब 1 सेकंड में 1 बार हो या 1 से 2 बार, 1 से 2 बार अगर यदि आप इसको 1 सेकंड के अंदर आगे पीछे करते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो डिफ्लेक्शन होगा वो आप ऑब्जर्व कर पाएंगे, क्योंकि एक नॉर्मल आई और ब्रेन उस 1 सेकंड में 10 ही इवेंट को क्या कर सकता है, वो देख सकता है। अगर बहुत ज़्यादा होने लगे, क्योंकि पंखा जो घूमता रहता है ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी पर, तो आपको नहीं लगता है कि पंखा बिल्कुल कांस्टेंट हो गया, ब्लेड एकदम कांस्टेंट हो गया। उसका रीज़न है कि वो जो हमारा रिसेप्शन पावर है, सेकंड के अंदर कितने इवेंट को हम देख सकते हैं, वो काम करने लगता है। तो ये ऑब्जर्व होगा, ऑसिलेशन में ऑब्जर्व किया जाएगा, ऑसिलेशन ऑब्जर्व किया जाएगा। इसमें ये ऑब्जर्वेशन, इसमें ऑब्जर्वेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तीसरी बात नो डिफ्लेक्शन। जब बात इसमें डिफ्लेक्शन की कर रहे हैं तो इसमें नो डिफ्लेक्शन की बात तो होगी ही नहीं, तो मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया।
मतलब एक ऑप्शन इसमें सही है कि अगर यदि स्लो मोशन में, थोड़ा स्लो मोशन तो नहीं कहेंगे, 1 सेकंड में अगर एक बार मतलब ये गया 1 सेकंड तो हो ही जाएगा, या 2 बार करते हैं तो ये हो जाएगा। तो इतना तक में डिफ्लेक्शन को क्या किया सकता है, देखा भी जा सकता है। और जहाँ तक मेरी समझ कर, मैं 100% नहीं हूँ, मैं जहाँ नहीं समझ पाता मैं क्लियर कर दूँ। मेरे को ये लग रहा है कि यहाँ पर फास्टर फ्रीक्वेंसी अगर होगी तो चूँकि पोलैरिटी जब ये चेंज होगा, फास्टर पोलैरिटी चेंज होगी तो करंट ऐसे और ऐसे तुरंत सेटअप हो ही नहीं पाएगा। करंट जो है सो सेटअप हो ही नहीं पाएगा सर्किट के अंदर, है ना। सर्किट के अंदर करंट सेटअप हो ही नहीं पाएगा, ना फॉरवर्ड ना बैकवर्ड, है ना। और दूसरी बात, डिफ्लेक्शन तो ऑब्जर्वेशन के हिसाब से दिख नहीं पाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं, इसको पहले हटा दें उसके बाद, है ना। बोर्ड में एक क्वेश्चन आपको फिगर दिख रहा होगा। फिगर में क्या है कि यहाँ पर इस पहले कुछ देर के पहले ये नहीं है, ये है आपका एक मैग्नेटिक फील्ड जो शुरू में नहीं है। एक रिंग है जो क्या है, सस्पेंडेड है आपका, किससे, यहाँ से नहीं, यहाँ बांध दिया होगा, ठीक है। ये इसका सेंटर है ना, और ये ऑसिलेट कर रहा है, ऐसा ऑसिलेशन इसमें हो रहा है, ठीक। अब क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ डाल देते हैं, ओके, ऐसा। अब ये ऑसिलेट करते हुए जब इसके थ्रू पास आउट होगा, या पास कर रहा होगा, ये इंटर करेगा, जो भी सोचिए कैसे इंटर करेगा। क्या फेनोमेना देखना मिल सकता है कि जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन था, जितना टाइम ले रहा था वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि टाइम पीरियड में नो चेंज, दूसरा कह रहा है कि इंक्रीज कर जाएगा, तीसरा कह रहा है डिक्रीज कर जाएगा, और लास्ट ऑप्शन कह रहा है कम्स टू रेस्ट सून, तुरंत जो है वो क्या होगा, रेस्ट में आ जाएगा। क्या उम्मीद करते हैं होगा क्या। चलिए, तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्योरी को समझने के हिसाब से इसको देखें, तो जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये रिंग जाएगा, ये क्लोज्ड है, इसके अंदर करंट सेटअप हो जाएगा, जैसे जैसे इंटर करने लगेगा, लिंक फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी, और लेंस लॉ के मुताबिक जाएं तो अपने कॉज ऑफ जनरेशन यानी मोशन, कॉज ऑफ जनरेशन यानी मोशन यानी इंक्रीजमेंट इन फ्लक्स को अपोज करेगा। तो मोशन को जब अपोज करेगा तो ग्रेजुअली ये पहले धीरे धीरे होगा, दूसरी तरफ जाने, जब बाहर की तरफ भी निकलने की कोशिश करेगा उस समय भी डिक्रीजमेंट होगा। तो डिक्रीजमेंट इन फ्लक्स यानी कि लिंक फ्लक्स की वैल्यू में कम होने लगेगी, तो अपने कॉज ऑफ जनरेशन यानी मोशन को अपोज कर रहा होगा। यानी थ्रू आउट जब ये इंटर कर रहा होगा और जब ये एग्जिट कर रहा होगा, इन आइदर ऑफ द सिचुएशन, इसलिए छोटा पैच दिया गया है, इन आइदर ऑफ द सिचुएशन इट विल बी डैम्प्ड, मतलब इसके मोशन को डैम्प किया जाएगा, रोका जाएगा। किसके कारण, ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ के मुताबिक। तो अब ये जब अपोज होगा तो जाहिर सी बात है कि जितना पहले स्पीड से चल रहा था अब उसकी स्पीड कम होगी, तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड भी पहले ग्रेजुअली क्या होगा, बढ़ेगा, ग्रेजुअली पहले बढ़ेगा और रुक जाएगा। 1 से 2 ऑसिलेशन हार्डली होगा, बहुत ज़्यादा स्पीड में 1 से 2 ऑसिलेशन होगा, फिर ये रुक जाएगा। यानी ये जो लास्ट ऑप्शन है कम्स टू रेस्ट सून, है ना, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन जाएगा, ठीक है ना, ये करेक्ट ऑप्शन जाएगा। देखिए, डैम्पिंग भी कहलाती है, इसकी ये थ्योरी बहुत जगह काम करता है, जहाँ पर किसी व्हील, इलेक्ट्रिक ब्रेक में भी ये काम करता है, जहाँ व्हील्स के ऊपर हाई वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, जिससे व्हील क्या हो जाता है, व्हील में डैम्पिंग मोशन आ जाता है, वो सीज कर जाता है उसका मोशन। तो इसका इस्तेमाल हम लोग काफ़ी करते भी हैं डैम्पिंग मोशन में, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन जरा चूज़ कर लें इसके बाद। तो सेलेक्टेड क्वेश्चन अगला जो हम ले रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 5 है, और ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग किस तरह से है। एक कॉइल ऑफ 40 रेजिस्टेंस, उसका अपना रेजिस्टेंस जो है सो 40 है, ठीक है, और हैज़ 100 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स उसके पास 100 है, एंड रेडियस 6 मिलीमीटर, इसकी जो रेडियस है 6 mm, तो मिली से सेंटी, है ना, मिलीमीटर सेंटीमीटर तब मीटर, है ना, तो 10 की पावर 3 -3, 6 × 10⁻³ मीटर, ठीक, रेडियस है, ओके।
1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, यस 10 की पावर -3, ओके। एंड इट इज़ कनेक्टेड टू अमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 160 ओम, और जो जिस अमीटर से कनेक्टेड है उसका रेजिस्टेंस 160 ओम है, 160 ओम है, करेक्ट, ऐसा इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, ठीक है। मैंने टोटल रेजिस्टेंस की बात करें तो R1 + R2 सीरीज में कनेक्ट होता है, 200 ओम हो गया सर्किट का, ठीक है। चलिए अब कह रहा है कि व्हेन कॉइल इज टेकन आउट ऑफ द फील्ड 32 म्यूसी चार्ज फ्लो थ्रू इट, जब हम बाहर निकाल लेते हैं तो उससे जो चार्ज पास आउट होता है डेल क्यू जो होता है वो 32 म्यू माइक्रोकुलम यानी 32 × 10⁻⁻6 कुलम। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में था, किस मैंने जो मैग्नेटिक फील्ड में ये कॉइल था, है ना, वो उससे बाहर किया गया। मैंने सिचुएशन ये है कि इस तरह का होगा, एक रिंग है, इसको खींच करके बाहर निकाला गया है, इसको यहाँ से बाहर की तरफ निकाला गया है, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो है सो इसमें दिखाया जा रहा है, ठीक, इसको खींच करके बाहर नहीं किया गया, ओके। इससे इतना चार्ज जो है सो फ्लो हुआ, इंक्रीज डिक्रीज नहीं, फ्लो हुआ। ऑप्शन में ए ऑप्शन कह रहा है 6.55 टेस्ला, बी ऑप्शन कह रहा है 5.66 टेस्ला, सी ऑप्शन कह रहा है 0.655 टेस्ला, और डी ऑप्शन कह रहा है 0.566 टेस्ला, ठीक है। चलिए एक रिलेशन पता नहीं पिछले वीडियो में आप लोगों को ध्यान होगा या नहीं होगा, चेंज इन फ्लक्स इक्वल टू चार्ज पासिंग आउट इनटू रेजिस्टेंस। ये एक्चुअल में रिलेशन ये दिए थे हम कि डेल क्यू इक्वल टू डेल फाई अपॉन आर, ये रिलेशन हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में, उसी से हम लोगों ने यहाँ लिया है, ठीक है। तो डेल क्यू क्या होगा, φ2 - φ1 डेल क्यू इंटू आर होगा। तो इनिशियल फ्लक्स, फाइनल फ्लक्स की अगर हम बात करें तो फाइनल फ्लक्स इसमें 0 हो जाएगा, इनिशियल फ्लक्स है, इसके मैग्नीट्यूड में लीजिए, तो 0 - NBA cos थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो डेल क्यू इंटू आर लीजिए, है ना, NBA सीधे ले आइए, तो डेल क्यू इंटू आर, एन का मतलब 100 टर्न्स है, बी का यही तो निकालने की बात करें, एरिया ये है, रेडियस तो πr², तो पाई इंटू आर का मतलब ये इसका स्क्वायर, तो 36 × 10⁻⁻6, ठीक है, 36 × 10⁻⁻6। अच्छा डेल क्यू कितना चार्ज पास आउट हुआ, 32 × 10⁻⁻6, और टोटल रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया था 200 ओम का, ठीक है। तो निपटाइए 10⁻⁻6 से 10⁻100 से, ये कट के 2 बार कटेगा, है ना, ये पूरा कट जाएगा, 2 बार होगा। अब बचा है b पाई × 36, b का वैल्यू सबको ले जाइए, 32 × 2 पाई × 36, 32 दूना 64 बट्टे 36 पाई। अब इसको सॉल्व करना ही मेन मुद्दा हो जाएगा, कुछ कम कर लीजिए, 8 से कटेगा, 8 से 64, 8 16 तो 32 ना, 4 से तो कट जाएगा, 16 चौका 64, 9 36, 9 चौका 36, तो 9 पाई 16/9 पाई, 9 पाई का मतलब हो जाएगा 9 × 3.14, तो 16 डिवाइडेड 9 चौके 36, 6 हाथ में, 3 हाथ में, 9 कम 9 3 12 के 2, एक हाथ में 27, 1 28, 16 डिवाइडेड 28.26,
डेफिनेटली ये दोनों फिगर नहीं है और ये भी नहीं, चूँकि ये 0.5 से काफ़ी ज़्यादा होगा, 0.5 से काफ़ी ज़्यादा होगा, तो 0.5 में 5.66 तो होना नहीं, 6.5 में ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन यही हो पाएगा, है ना। इसको अगर हम बस कैलकुलेटर तो है नहीं, कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया जाए तो ये आ पाएगा, ये इतना आएगा। क्योंकि अगर ये 14 होता तो ये 0.5 के आसपास आ जाता है ना, 14-28 ऐसा कुछ आता, लेकिन ये 16 है तो डेसिमल में उसकी वैल्यू थोड़ा सा क्या होगा, बढ़ेगा, तो ये ऑप्शन आ जाएगा, क्लोजर वैल्यू ये ऑप्शन आपका आएगा। बाकी कैलकुलेशन डिवाइड करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है तो बड़ा सिंपल, लेकिन ले रहे हैं ऐसे क्वेश्चन हमने बताया भी है। एक कॉइल है जब एरिया ऑफ 0.05 मीटर, एरिया 0.05 मीटर का है, ठीक है, हैज़ 800 टर्न्स, चलिए 800 टर्न्स होंगे, ओके। इट इज़ प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ इतना, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 4 × 10⁻⁻5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इट इज़ रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री इन 0.1 सेकेंड, मैंने पहले θ1 जो है सो 0 डिग्री रहा होगा, फाइनल एंगल इसका 90 डिग्री रहा, ठीक। क्योंकि ये परपेंडिकुलर कह रहा है, लूप है, तो इन टाइम जो ले रहा है वो 0.1 सेकेंड का है, तो एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ इसको ऑप्शन नहीं देके क्वेश्चन की तरह लगा देते हैं। मेन मुद्दा इसमें यह है चेंज इन फ्लक्स का, चेंज इन फ्लक्स का, तो ये आपका क्या हो जाएगा, NBA cos θ2 माइनस cos θ1, ऐसा लीजिए, चूँकि NBA cos θ2 फाइनल फ्लक्स हो जाएगा, NBA cos θ1 इनिशियल फ्लक्स हो जाएगा, तो ऐसे में NBA θ2 डालिएगा तो cos 90 हो जाएगा, माइनस cos 0, तो cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, है ना, तो cos 0 की वैल्यू 1, ये -1 आने वाला, तो मैग्नीट्यूड मिलेगा तो +1 हो जाएगा, तो सीधे सीधे NBA n कितना है 800, n कितना है 800, मैग्नेटिक फील्ड कितना है 4 × 10⁻⁻5, एरिया कितना कह रहा है 0.05 यानी 5 × 10⁻²। तो देखिए 5 के 20, 1 जीरो इससे मिला, 2 जीरो इससे मिला, 5 है 2 7 जीरो, 7 जीरो में से 3 जीरो जाएगा तो 4 जीरो बच जाएगा, है ना, 10⁻⁻, तो 5 के 20 2 2 16, 16 × 10⁻⁻4 आने वाला है वेबर। ये है चेंज इन फ्लक्स, और इतना टाइम लेता है, कितना टाइम लेता है ये, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो del phi बाई del t या t जो भी कह लीजिए, यहाँ पर 1 सेकंड ले रहा है, तो 16 × 10⁻⁻4, 16 × 10⁻⁻4 डिवाइडेड 0.1, ये 10⁻⁻1 कम कर देगा तो 16 × 10⁻³ वोल्ट, इसको आप ज़्यादा करें तो 1.6 × 10⁻² वोल्ट आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ निकल करके आ जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए, तो ये तो हो गई इसकी बात, ओके। कैलकुलेशन में अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो गया हो तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि बात तो सही है। 800 टन्स, 16 × 10⁻⁻4, ठीक, 16, 5 के 20, 20 का 1 जीरो इधर, 8 का 8, 8 दूनी 16, 5 के 20 2, 1 जीरो यहाँ, 2 जीरो है, 3 जीरो, 3 जीरो से -7, 7 से -4, ठीक, 10.90 डिग्री मतलब 0 cos 91। फिर इंड्यूस कितना होगा, तो 16 × 10⁻⁴ डिवाइडेड 0.1, तो 0.10⁻⁻1%, ठीक। चलिए, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन आपका एक फिगर हम बनाएंगे और उस हिसाब से हम लोग लेंगे। क्वेश्चन में तो लिटरेचर है, लेकिन मैं फिगर बनाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक बहुत लंबा सा कॉपर ट्यूब है, बहुत लंबा, ऐसा मान के चलिए बहुत ही ज़्यादा लंबा।
और इसके थ्रू एक मैग्नेटिक बार को NS मैग्नेट को ड्रॉप कर दिया गया है अंडर ग्रेविटी गिरने के लिए, ऐसा गिरने के लिए छोड़ दिया जाए। ऑप्शन में 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन को गोली मारिए, ऑप्शन बहुत सारा है। होगा क्या फिजिक्स में सीधे बताते हैं, ऑप्शन में खुद ब खुद दिख जाएगा। ये कह रहा है कि क्या होगा, इसमें क्या फेनोमेना देखने को मिलेगा। क्या ये सीधा जैसा चल रहा था वैसा चलता चला जाएगा, क्या ये रुक जाएगा, क्या इसका स्पीड बढ़ जाएगा, क्या ये इसका स्पीड घट जाएगा, क्या होगा क्या एक्चुअल में क्या होगा कि जैसे ही इसके अंदर से जाएगा तो इसमें क्या होगा, ये कॉपर की ट्यूब है, रिंग की तरह है, पूरे रिंग की तरह है। तो जब उस रिंग के थ्रू ये अगर जब ये क्रॉस करने लगेगा तो हर रिंग में क्या होगा, आपका इंड्यूस करंट होगा, यानी ईएमएफ इंड्यूस होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा, लेंस लॉ के मुताबिक जब ये मैग्नेट यहाँ पर होगा, ठीक है, तो इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा होगा F = mg, ठीक है, और ऊपर की तरफ इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण इसके जो मोशन को अपोज करेगा एक रेजिस्टिव फोर्स लग रहा होगा, और ये रेजिस्टिव फोर्स चूँकि मोशनल ईएमएफ की वैल्यू हमारा BLV होता है ना जी, तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा, मोशनल ईएमएफ की वैल्यू बढ़ती चलेगी। चूँकि अंडर ग्रेविटी जैसे गिरेगा तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के कारण इसका स्पीड बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे इसका स्पीड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू बढ़ेगी, वैसे वैसे अपोजिंग फोर्स भी बढ़ेगा। अपोजिंग फोर्स बढ़ता जाएगा तो लगने वाला नेट फोर्स mg - FR हो जाएगा, नेट फोर्स mg - FR हो जाएगा, ठीक है, रेजिस्टिव फोर्स। अब ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो तो कांस्टेंट है, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ रहा होगा। तो ऐसा एग्जांपल में सोचिए कि लेट सपोज 50 न्यूटन का फोर्स इस पर लग रहा होगा, ठीक, ओके। जैसे जैसे नीचे की तरफ ये इसका स्पीड बढ़ेगा, किसका, मैग्नेटिक बार का, वैसे वैसे ऊपर की तरफ के रेजिस्टिव फोर्स बढ़ने लगेगा। पहले 1 न्यूटन, फिर 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, तो कुछ देर के बाद पता चला कि इसका 50 न्यूटन, इसका 5 न्यूटन, तो 45 न्यूटन का ही नेट फोर्स रहा। एक्सीलरेशन स्लो डाउन होने लगेगा। फिर धीरे 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 ये बढ़ता है, रेजिस्टिव फोर्स क्या होगा, स्पीड बढ़ती जाएगी, रेजिस्टिव फोर्स भी बढ़ता जाएगा, यानी इस पर लगने वाला नेट फोर्स घटता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब रेजिस्टिव फोर्स और इसका वेट दोनों सेम हो जाएगा, तो ऊपर और नीचे की तरफ लगने वाला दोनों फोर्स क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और उस समय लगने वाला नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो अब जब फोर्स नहीं लग रहा है तो एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा, यानी कि लेट सपोज कि जहाँ पर जाकर के उसका नेट फोर्स 0, यानी कि नेट एक्सीलरेशन 0, यानी कि नो चेंज इन वेलोसिटी, अब इसके बाद वेलोसिटी नहीं चेंज करेगा, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर जाकर के वो जिस स्पीड में को अटेंड किया उसी स्पीड से क्या होगा, फिर वो नीचे गिरता जाएगा, यानी उसको हम लोग कहते हैं टर्मिनल स्पीड, मैंने आखिरी स्पीड जो जहाँ तक वो पहुँच पाएगा। आप इस बात को ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि जब आप एक्सेलरेट करते हैं बाइक को या कार को या किसी चीज़ को, तो आप देखते होंगे कि एक लिमिट के बाद जाकर के वो गाड़ी का स्पीड बढ़ना बंद हो जाता है, जब तक कि फिर से आप एक्सीलेटर नहीं देते हैं, होता है ना। तो आपने जो एक्सीलेटर दिया उसके बाद जो स्पीड पकड़ा उसी स्पीड को मेंटेन करके चल रहा होता है। क्यों होता है, उसका रीज़न ये है कि आपने जो फोर्स अप्लाई किया है जिसके कारण जो एक्सीलरेशन हुआ है, जब आप स्पीड बढ़ने लगा तो एरियल रेजिस्टेंस, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो टायर और रोड के बीच में काम कर रहा है, ये सब क्या हो रहा है, उसको आपके अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट बढ़ रहा है। जब वो बढ़ रहा है और जब इस पर लगने वाला फोर्स जो कि आपने एक्सीलेटर बढ़ाने से दिया है, और ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और रेजिस्टिव फोर्सेज है एयर का, ये जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो अब वो एक्सीलेट होना बंद हो जाता है। अब लेट सपोज उस समय आपने 60 का स्पीड या 65 का स्पीड अटेंड कर लिया, तो उसी स्पीड से फिर वो आपकी गाड़ी चलती रह जाती है, उसी को टर्मिनल स्पीड कहते हैं। इस केस में भी यही होगा, जब रेजिस्टिव फोर्स बढ़ जाएगा तो ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या होगा, ग्रेजुअली धीरे धीरे इसका एक्सीलरेशन घटना चालू करेगा और फाइनली जाकर एक्सीलरेशन 0 होगा, नो फर्दर इंक्रीजमेंट इन वेलोसिटी होगा, और वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ ट्रेवल करते हुए चला जाएगा। ठीक है जी, चलिए 7वां क्वेश्चन था, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। सामने आपके एक फिगर दिख रहा होगा, चलिए मैं समझा दूँ फिगर में है क्या। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है क्या, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट किसको कहते हैं, अगर किसी ट्यूब के ऊपर क्या करते हैं, सोलेनॉइड को इस तरह से बना दें,
या सोलेनॉइड के अंदर कोई ट्यूब डाल दे, कोई मटेरियल डाल दे, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाता है। बताया भी है इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। यहाँ पर एक अरेंजमेंट देख रहे हैं रियोस्टेट। तो रियोस्टेट का काम क्या होगा, करंट सर्किट के अंदर करंट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, एक सेटअप है। तो अगर हम करंट में चेंज लाएं, किसमें, सोलेनॉइड के अंदर, यानी किसी मैग्नेटिक फील्ड को अल्टर किया जाए, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन में से कब और क्या देखा जा सकता है। तो क्या हो सकता है, ऑप्शन छोड़ दीजिए, ऑप्शन है 4-5, वो हम लोग नहीं, क्या क्या होगा वो पहले सीधे समझे इसको। चलिए, अगर हम आई इंक्रीज करते हैं, पहले सिचुएशन में कहते हैं कि आई इंक्रीज करते हैं तो क्या होना चाहिए, इंक्रीज करते हैं, आई इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर अगर करंट बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या करेगा, ये सेम पोल को डेवलप करेगा, करंट को बढ़ाने का सेम पोल, तो सेम पोल बनेगा। आई इंक्रीजेस तो सेम पोल, तो सेम पोल का मतलब क्या हो जाएगा, सेम पोल का मतलब रिपल्सन, रिपल्सन हो जाएगा। और दूसरी बात सीख लीजिए, सीधे एक टॉपिक्स के रूप में देखिए, अगर आई डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, लेंस लॉ के मुताबिक अपोजिट पोल, अपोजिट पोल पास लाने से एन पोल के को एन पोल डेवलप, दूर ले जाने से एस पोल बोलने लगता है, ठीक है, वही कहानी है। तो आई डिक्रीजेस, अब तो आई डिक्रीजेस तो बनेगा क्या, अपोजिट पोल यानी अट्रैक्शन, सिंपल सिंपल। अब ऑप्शन में जो कुछ भी इनसे रिलेटेड मिलता होगा उसको क्या करेंगे हम लोग, टिक कर देंगे, कोई टेंशन की बात ही नहीं। हमने ऑप्शन इसलिए इसमें क्या किया, दिया ही नहीं, हमने इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं। एक छोटा सा क्वेश्चन हमको तुरंत दिख गया तो मैंने सोचा कि आपको से रिलेट कर दें। देखिए इसमें क्वेश्चन को देखिए, ए मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू ए सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम, रेजिस्टेंस सर्किट का 100 ओम का है, ठीक है। कह रहा है कि ओम द मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेस फ्रॉम 10 to 60 वेबर, 10 से 60 वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स का इंक्रीज है, मतलब कि 60 - 10 कर लीजिए, चेंज इन फ्लक्स तुरंत ही निकाल लीजिए, 50 का 50 वेबर 10 से 60 हो जा रहा है, इतना चेंज हुआ किसमें, फ्लक्स में, फाई से लिखिए, है ना। तो कह रहा है द अमाउंट ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज इन द सर्किट, द अमाउंट ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज, अभी मैं डेल क्यू निकालना है, अभी मैं बताया था कि डेल क्यू इजकल टू डेल फाई अपॉन आर, ये रिलेशन है ना। तो ये डेल क्यू इंड्यूस चार्ज निकालना है, तो डेल फाई कितना है, 50 का है, आर कितना है, 100 का है, तो 1/2 डेट इज 0.5 कूलम, कूलम इज द इंड्यूस्ड चार्ज। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई बच्चा कंफ्यूज हो सकता था, इसीलिए हमने इसको क्या कर लिया, ले लिया, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और शायद आज का लास्ट क्वेश्चन हो, कि कॉइल हैज n टर्न्स है इसके पास, ठीक है, n रेजिस्टेंस आर, और इसका जो रेजिस्टेंस है आर ओम का है, इज कनेक्टेड टू ए गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस 4R, और गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है 4R ओम का है, ठीक है। द कॉम्बिनेशन इज मूव्ड इन t सेकेंड्स फ्रॉम ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ W1 वेबर टू W2 वेबर, मतलब इनिशियल फ्लक्स जो है W1 है, से फाइनल फ्लक्स इसका कितना हो जा रहा है, W2 हो जा रहा है। तो कह ये रहा है व्हाट विल द इंड्यूस्ड करंट इन द सर्किट, इंड्यूस्ड करंट इन द सर्किट कितना होगा, एकदम क्वेश्चन लगा के तब ऑप्शन में आपको हम दिखाते हैं, ठीक है। हम लोग इसको इस्तेमाल करना है, डेल क्यू इक्वल टू माइनस डेल फाई अपॉन डेल आर, इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि डेल क्यू निकल के आ सकता है, डेल फाई कितना होगा, W2 माइनस W1, टोटल रेजिस्टेंस की बात करें, टोटल रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 4R इसका और R इसका, दोनों मिला करके देखे जाए तो 5R हो गया, तो डेल क्यू इतना आ गया, ठीक है जी, डेल क्यू इतना आ गया एक टर्न में, तो इन n टर्न्स
है ना। ठीक है, तो ऐसे में हाँ, मैं थोड़ी देर के लिए पॉज इसलिए करना पड़ गया था कि जो टोटल रेजिस्टेंस आर की बात होगी वो देखिए, एक टर्न का रेजिस्टेंस आर है तो एन टर्न्स का रेजिस्टेंस एन आर ये हो जाएगा अब प्लस 4R, है ना, प्लस 4R। ना 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 एन आर ही रहेगा, मैंने एन टर्न्स है, लगता है टर्न्स का कोई मतलब सेंस नहीं दिया, ये लिखा नहीं है कि, तो एन का यहाँ कोई मतलब हमको दिखता नहीं है ना। एन का यहाँ मतलब टोटल रेजिस्टेंस तो इसकी 5R ही रह जाएगी। चलिए चलिए चलिए, तो चलिए एक्चुअल में डेल क्यू उससे तो बस नहीं, एक टर्न में इतना होगा, तो टोटल लिंक फ्लक्स यहाँ पर एक चेंज आएगा, एन का मतलब यहाँ चेंज आएगा। ठीक है, करेक्ट। चलिए आपके सामने ही हमको करना पड़ा, अच्छी बात है। टर्न्स के हिसाब से रेजिस्टेंस तो नहीं डिसाइड होगा, चूंकि उसमें पर टर्न नहीं लिखा है, तो एन टर्न्स है तो फ्लक्स लिंक फ्लक्स जो हो जाएगा ये एन फाई, एक का फाई है तो इसमें एन फाई चला जाएगा, यानी एन इसके साथ आ जाएगा। और रेजिस्टेंस की बात करें तो गैल्वेनोमीटर का 4 ओम का रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस आर का था, 4R प्लस आर जो होगा 5R हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब ये डेल क्यू हो गया, तो इंड्यूस करंट आई क्या हो जाएगा, इंड्यूस करंट डेल फाई बाई डेल टी, यानी टी टाइम दिया है, टाइम दिया हुआ है, टाइम क्वेश्चन में दिया था कितना टी का, तो अब इसको ये इसमें टी का डिवाइड कर दिया जाए तो क्या होगा, माइनस एन W2 माइनस W1 अपॉन 5R इंटू टी, यही जो होगा वो इंड्यूस्ड करंट होगा। इस क्वेश्चन का लोचा यही था कि फ्लक्स कितने टाइम्स लेंगे, फ्लक्स एन डेल फाई लिया जाएगा टोटल, एक में लिंक्ड फ्लक्स की वैल्यू इतनी चेंज होगी तो बाकी एन टर्म्स में इतनी होगी। रेजिस्टेंस के साथ ये कहानी नहीं थी, पूरे कॉइल का रेजिस्टेंस आर ओम है ना। चलिए, तो मैं देख रहा था कि पर टर्म्स होगा, ये थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज कर दिया था। ऑप्शन में ये ऑप्शन है आपका 4 ऑप्शन में कि माइनस एन W2 माइनस, हमको ऑप्शन से ही इसको करेक्ट करना पड़ा, अदरवाइज पर टर्म के हिसाब से हम इसको NR प्लस 4R करते हैं तो ये N प्लस 4R हो जाता है, ऐसा कुछ आता है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन की बात थी। चलिए 10वां क्वेश्चन में एक फिगर का क्वेश्चन है, इस तरह का तरीके का एक सोलेनॉइड है, अभी एक क्वेश्चन हमने बताया भी है ना, और यहाँ पर एक स्प्रिंग के साथ एक, है ना, एक एन पोल एस पोल कनेक्टेड है, एन पोल एस पोल कनेक्टेड है और ये इसमें ऑसिलेट हो रहा है, ये ऊपर नीचे इसके ऑसिलेट हो रहा है। क्या फेनोमेना देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन आज हम लोग ऐसा देख चुके हैं, क्या फेनोमेना देखने को मिलेगा। ऑप्शन में सुना देता हूँ। ऑप्शन कह रहा है कि जी सोज डिफ्लेक्शन टू लेफ्ट एंड राइट विद कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। इसमें जो डिफ्लेक्शन दिखेगा गैल्वेनोमीटर में लेफ्ट राइट होगा लेकिन कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ होगा। फिर कह रहा है जी सोज डिफ्लेक्शन ऑन वन साइड, जी में सिर्फ एक साइड डिफ्लेक्शन दिखाएगा। जी सोज डिफ्लेक्शन इन द लेफ्ट साइड, जी सोज नो डिफ्लेक्शन, जी से सोज नो डिफ्लेक्शन। लास्ट ऑप्शन है जी सोज डिफ्लेक्शन टू द लेफ्ट एंड राइट बट द एम्पलीट्यूड स्टेडली डिक्रीजेस। तो कह रहा है इसमें एक तो चीज़ होगा कि सिंगल डिफ्लेक्शन होगा नहीं, चूँकि नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, ऊपर नीचे आ रहा है, पोलैरिटी चेंज होगी, पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। तो पोलैरिटी इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की चेंज होगी, यानी कि डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी दाएं माने राइट एंड लेफ्ट होने वाला है, ये तो क्लियर है। अब सवाल उठता है क्या एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा या डिक्रीज करेगा, मतलब कि डिफ्लेक्शन है, जैसे पहले इतना डिफ्लेक्ट हुआ फिर इधर डिफ्लेक्ट हुआ, तो ये धीरे धीरे इसका डिफ्लेक्शन बढ़ेगा या जितना डिफ्लेक्शन लेफ्ट हो रहा था उतना ही राइट हो रहा था, फिर लेफ्ट हो रहा था उतना ही राइट होगा, ऐसा होगा क्या? नहीं। रीज़न ये है कि जब ये इधर ऊपर नीचे करेगा तो ये ऑसिलेशन इसकी डैम्प होने लगेगी। क्यों डैम्प होने लगेगी? चूँकि रीज़न ऑफ ऑसिलेशन को क्या करेगा, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज करेगा लेंस लॉ के मुताबिक, तो ग्रेजुअली ये स्लो डाउन होने लगेगा। तो जब ये स्लो डाउन होने लगेगा तो जितना राइट पहले जा रहा था
अब दूसरी बार में उतना नहीं जाएगा, और जितना लेफ्ट पहले जा रहा था उतनी दूसरी बार में इतना, तो ऐसे पहले ऐसा डिफ्लेक्शन शो करेगा, जैसे इसकी स्पीड घटेगी, ये ऊपर नीचे इसकी स्पीड घटेगी, ये धीरे धीरे इसका स्पीड कम होने लगेगा और इसका भी डिफ्लेक्शन का भी स्पीड कम होने लगेगा। देन एम्पलीट्यूड ऑफ डिफ्लेक्शन ग्रेजुअली क्या होगा, डिक्रीज करेगा। मैंने ऐसे किसी क्वेश्चन में आपका डिफ्लेक्शन तो अपोजिट रहेगा ही, डिफ्लेक्शन तो अपोजिट होगा विथ डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड, विथ डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड। ठीक है जी, चलिए 10 क्वेश्चन आज का हो गया है। 10 क्वेश्चन की ही बात हम लोग करते, 10 क्वेश्चन को ट्राई हम लोग करेंगे। इतना भी तो शायद कोई देख तक रुकते नहीं होंगे, देखते नहीं होंगे, जहाँ तक हमको उम्मीद है। खैर हमारा काम है हम डाल दें, जब जैसी जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वो अपना करेंगे। ठीक है जी, मिलते हैं फिर कल।